अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मिस्टर राइट, मनाल सना, किस्त नंबर 6। सारे रास्ते वो वक्फे-वक्फे से रोती रही। वासिफ ने उसे मुखातिब किया, ना वो खुद कुछ बोल सकी। मीर हाउस से कुछ फासले पर वासिफ ने गाड़ी रोक दी। अशमीरा की नज़र सीधा रोशनियों में नहाते अपने घर की तरफ उठी। दिल एक दफ़ा फिर भर आ गया था। क्या ज़रूरत थी इतनी महफूज पनाह छोड़कर खुद को गैर महफूज करने की? अगर आज वासिफ वहां ना आता तो आगे का तसव्वुर करना भी सुहाने रू था। ज़ारे पर शदीद गुस्सा था जो उसे बुलाकर खुद आया ही नहीं था। अगर वो आ जाता तो शायद आज ये नौबत ना आती। एकदम सोचों के दौरान वो ठटकी। मीर हाउस रोशनियों में नहाया हुआ था, मगर क्यों? दोनों पोर्शंस की बत्तियां जाते हुए तो गुल थी, मगर अब सारी लाइट्स क्यों ऑन हैं? उसकी आवाज कप आ गई। वासिफ की तरफ देखते वो फिर रूहान सी हो रही थी। मुझे डर लग रहा है वासिफ भाई। कोई बात नहीं अशमीरा, जाओ तो, कुछ नहीं होता। वासिफ को खुद भी तशवीश हुई, मगर रात के इस वक्त उसका वासिफ के साथ गाड़ी में होना भी ठीक नहीं था। अशमीरा हिम्मत करते गाड़ी से निकली और छोटे छोटे कदम उठाती लान के छोटे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो कुछ दूर ही थी कि एकदम उसके कदम रुके। मेन गेट से फरहाद निकलता हुआ नजर आया। अशमीरा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। फरहाद, विंडस्क्रीन के पार देखते वासिफ के लब बड़फड़ाए। अब ये यहाँ कैसे पहुंच गया? इसके माथे पर शिकनों का जाल बिछ गया, जबकि बाहर से उसकी धाड़ नुमा आवाज सुनाई दी। कहाँ थे तुम? तुम्हें क्या मसला है? जहां भी जाओ। तुम कौन होते हो सवाल करने वाले? उसे अशमीरा की बाकी आवाज सुनाई दी तो सर पीट कर रह गया। ये लड़की जो कभी उस समझदारी का मुजाहिरा कर देती। तुम्हारी औकात है कि तुमसे सवाल किया जाए? शक्ल पर जवाब लिखा है कि रात के अंधेरे में इज्जत बेचने निकली थी। फरहाद धाड़ रहा था। उसकी बकवास पर अशमीरा सुलग गई। ये तक भूल गई थी कि आज जो कदम कदम वो उठा चुकी है, उसके बाद जबान बंद रखने में ही उसकी भलाई थी। सारी शर्मिंदगी और खौफ उड़न छू हो गया। अपने किरदार पर बात आई तो कैसे न बिलबिला उठती। उंगली उठाकर वो सड़क पर होने का लिहाज किए बगैर चिल्लाई। अपनी हद में रहो फरहाद, वरना मैं लिहाज नहीं करूंगी। खुद तो न जाने क्या क्या करते फिरते हो। इतने साल बाहर रहे, मैंने सवाल किया कभी किसके साथ मुंह? बकवास बंद करो अपनी। उसकी जबान दराजी पर फरहाद का हाथ घूमा और अशमीरा के गाल पर अपना निशान छोड़ गया। थप्पड़ इस कदर शदीद था कि अशमीरा का जबड़ा हिल गया। वो कराह भी ना सकी थी। दर्द की शिद्दत से आंसू बह निकले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर? कपकपाती आवाज में वो यही कह सकी। आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। वासिफ तो फटी फटी आंखों से बस उन्हें देख रहा था जो बीच सड़क पर तमाशा लगा रहे थे। वो फौरन गाड़ी से बाहर निकला। तेज कदमों से चलता हुआ अशमीरा के साथ आ खड़ा हुआ। वासिफ? फरहाद उसे देखकर चौंक गया। इस वक्त उसकी यहाँ मौजूदगी का क्या मकसद हो सकता था? वासिफ के कुछ कहने से पहले ही मीर जुबैर मेन गेट से निकले और जारहाना अंदाज में अशमीरा का बाजू दबोचते उसे घसीटते हुए अंदर ले गए। फरहाद और वासिफ दोनों पीछे लपके। अशमीरा का दिल रुकने लगा। उन्होंने अंदर लाउंज में लाकर उसे दूर धकेला। औंधे मुंह जमीन पर गिरे वो कराह कर रह गई। अब्बू, कहाँ थी बेगैरत? उनकी करजदार आवाज पर रोती हुई नूरीन बेगम भी लाउंज में आ गई। अशमीरा ने एक नजर बाप को देखा, फिर कुछ दूर खड़ी मुंह पर हाथ रखकर रोती माँ को। नजर सामने भी गई जहां सीढ़ियों में खड़ी फरहीन और चची भी तमाशा देख रही थी। चचा भी वहीं पर मौजूद थे। सोफे पर बराजमान वो तासुब से उन्हें देख रहे थे। उसे लगा जैसे कयामत आ गई हो। कयामत ही तो थी उसके सामने। उसका बाप गुस्से में पागल उसका एहतसाब करने खड़ा था और बाकी सब तमाशाई थे। अबू, वो मैं। मीर जुबैर की खून आशाम नजरें खुद पर टिकी महसूस करके वो कुछ बोल ही ना सकी। इसी दौरान फरहाद और वासिफ भी आ गए। आगे पीछे अंदर दाखिल हुए। वासिफ को देखकर मीर जुबैर का खून खोल गया। जमीन की दफा से ही वो इन्हें मशकूक लगता था। जमीन के पीछे आगे पीछे मंडलाता उन्हें एक आंख बर्दाश्त नहीं था, मगर फरहाद के कहने पर वो हमेशा से चुप थे। इसके साथ थी ना? उनका इशारा वासिफ की तरफ था। अशमीरा शर्मिंदगी से जमीन में गिरने लगी, जबकि वासिफ तो इस इल्जाम पर जैसे तड़प ही उठा। आपको कोई गलत फहमी हुई है अंकल। अशमीरा मेरे साथ नहीं थी, बल्कि मैं तो इसे लेकर आया हूँ। वासिफ कहाँ थी ये? सच बताना। फरहाद ने सुर्ख आंखें उस पर गाड़े सवाल किया। मैं नहीं जानता फरहाद। वासिफ ने सिर्फ एक दफा जमीन पर गिरी अशमीरा को देखा, फिर जो मुंह में आया वही बोलता गया। मैं बस घर जा रहा था। मुझे तो रास्ते में अशमीरा मिल गई। रात काफी हो गई थी, इसलिए मैंने हेल्प कर दी। बस यही बात है। फरहाद खामोश हो गया।
वासिफ की बात पर फरहाद की खामोशी मीर जुबैर के लिए सारी कहानी पर यकीन करने के लिए काफी थी। फरहाद हमेशा वासिफ को अहमियत देता आया था, उस पर अंधा भरोसा करता आया था। यकीनन वो उसे अच्छे से जानता था। मीर जुबैर का जहन अब अशमीरा की तरफ था। कहाँ गई थी? उसे बालों से पकड़कर वो घुराए। अशमीरा का तो दिल बंद होने लगा था। जानती थी उसका बाप यही सब कुछ करेगा। सब जानते थे मीर जुबैर के गुस्से को। नौरीन एक तरफ खड़ी खामोशी से आंसू बहा रही थी। अशमीरा चुपचाप कुछ बोलने की हिम्मत में ही नहीं थी। उसे रोते देखकर मीर जुबैर ने झटके से उसके बाल छोड़ दिए। अशमीरा को रिहाई मिलते देखकर फरहीन से बर्दाश्त ना हुआ। फौरन सीढ़ियां फलांगते हुए मैदान में उतरी। ताया अबू, ये उसी लड़की से मिलने गई थी जिससे मैसेज पर बात करती है। मैंने खुद सुना था कुछ दिन पहले। ये कॉल पर उससे बात कर रही थी। उसके साथ मुलाकात की प्लानिंग कर रही थी। और जब ये लॉन की गेट से बाहर निकली मैंने खुद देखा था, इसने कैब करवाई थी। फरहीन ने एक ही सांस में सब बता दिया। अशमीरा ने जख्मी सी नजर उस पर डाली। वो इसकी बेहतरीन दोस्त थी। बचपन से दोनों एक दूसरे के हमराज थी, मगर आज वो इसके लिए हर तरह की मुश्किल खड़ी करने को तैयार थी। उसके लिए एक आग कुदरत ने जलाई थी तो एक तरफ उसकी सबसे अपनी, उसकी बेहतरीन राजदान, वो आग दहकाने के लिए सबसे पहली सफ में खड़ी थी। ठीक सुना था उसने। इंसान का सबसे बड़ा भेदी ही उसका सबसे बड़ा ताकतवर दुश्मन होता है। अशमीरा का दिल जख्म जख्म हो गया। कुछ और नहीं तो आज वो ये जरूर सीख गई थी कि आइंदा किसी पर अपने पर एतबार नहीं करना। जो देखने में बहुत अपने लगते हैं, मुश्किल पड़ने पर वही बहुत बेगाने पाए जाते हैं। कौन है वो हरामजादा? क्यों बुलाया था उसने? वो जख्मी नजरों से फरहीन को देख रही थी। जब दूर जाते मीर जुबैर भतीजी की बात पर लपक कर दोबारा उसके बाल दबोच गए। अबू, मुझे नहीं पता, वो नहीं आया था वहां। ये बताते हुए इसकी आंखों से भल भल आंसू बहने लगे। तो फिर किसके साथ थी? झटका देते वो गुर्राए। नूरीन बेगम की सिसकियां बढ़ने लगी। बाकी सब खामोशी से तमाशा देख रहे थे। वासिफ को जितनी हमदर्दी इस वक्त अशमीरा से हो रही थी शायद किसी को नहीं थी। काश जरमीन आज यहाँ होती। अगर वो होती तो ऐसी कोई नौबत ना आती। वो ये सब देखे बगैर वापस जाना चाहता था, मगर न जाने क्यों जा नहीं पा रहा था। अबू, उनकी जानलेवा गिरफ्त पर अशमीरा सिसकी। ज़बान खोल जल्दी। कहाँ मुँह काला किया है? वो इतनी ज़ोर से धाड़े कि एक लम्हे को नौरीन बेगम समेत फरहीन और चची भी दहल गई। अब वो ऐसा कुछ नहीं। वो अब हिचकियों से रो रही थी। कोई अब उसकी बातों पर कैसे और क्यों का यकीन करता? झूठ नहीं। उसके मुसलसल नफी करने पर उनका हाथ उठा। अशमीरा सुन होते दिमाग के साथ बल खाकर दूर जा गिरी। वासिफ इस तशद्दुद पर दहल कर बोल उठा। अंकल प्लीज ऐसा मत करें। अशमीरा वहां अकेली थी, मैंने खुद देखा था। और तुम बीच में मत बोलो वासिफ। हाथ उठाकर वो हाँफती आवाज में बोले नहीं चिल्लाए थे। फरहाद के दोस्तों, और ये तुम पर एतबार करता है तो तुम्हें छूट मिली, वरना। उन्होंने उंगली उठाकर जैसे उसकी उस हद याद दिलाई थी। वासिफ शर्मिंदा सा हो गया। इतना गंदा खून मेरा नहीं हो सकता नौरीन। सिसकती हुई अशमीरा की तरफ बढ़ते वो अब नौरीन बेगम पर धाड़े। नौरीन को ये बात गाली की तरह लगी। शोहर को एक दफा भी जा रहाना अंदाज में अशमीरा की तरफ बढ़ते देखकर वो ममता के हाथों मजबूर हुई। भागते हुए बाप बेटी के बीच आकर उन्होंने शोहर के आगे हाथ जोड़ दिए। सर्री के अबू, माफ कर दें उसे, खुदा का वास्ता। जवान बच्ची पर हाथ उठा रहे हैं आप? जवान बच्ची के करतूत देखे हैं तुमने? बाप के मुंह पर रात के अंधेरे में कालक मलाई। वो पूरी आवाज से चिंघाड़े। अशमीरा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अब तो फरहीन का दिल भी दहल रहा था। चच्ची ने तासुब से सर हिलाया। फैसला हो गया है अब। आज के सूरज की पहली किरण के साथ इसका निकाह फरहाद के साथ पढ़वाया जाएगा। उन्होंने हाँफते हुए दो टोक अंदाज में फैसला सुनाया, जिसके बाद एक लम्हे को चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अशमीरा और नौरीन का रोना थमा। फरहीन के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आ गई, जबकि वासिफ की आंखें फट गईं। यह आज के दिन का सबसे खतरनाक लम्हा था। वो क्या फैसला सुनाने वाला था? इस दौरान चची और मीर जुबैर की नजरें बस फरहाद पर थीं, जो सुर्ख आंखें झुकाए खड़ा था। फिर यकदम उसने सर उठाया। सुर्ख आंखों से बस एक नजर अशमीरा को देखा, फिर दृष्टि से सर झटकते हुए मीर जुबैर से मुखातिब हुआ। माजरत आया अबू, मगर मैं इतना आला ज़र्फ नहीं हूं कि अब ये सब देखकर इसको अपनी इज्जत बनाऊं। अशमीरा के अलावा बाकी सब घर वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। फरहीन ने ठिठक कर भाई की तरफ देखा, जो बचपन से अशमीरा के नाम की माला जपता आया था।
چچی کے میر زبیر کے بزنس اور دھن دولت پر قبضہ کرنے کے خواب جیسے چکنا چور ہو گئے تھے۔ ان کا بیٹا سونے کی چڑیاں ہاتھ سے نکال رہا تھا۔ اس کا کیا بھروسہ؟ کل کو میرے نکاح میں ہوتے ہوئے اسی طرح رات کے اندھیرے میں دوبارہ اس لڑکے سے ملاقات کرنے چلی ہو۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتا جہاں وہ واصف کو بری طرح ٹھٹکا گیا، وہیں میر زبیر بھی انگشت بدندار تھے۔ فرحاد، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نورین بیگم بھرائی آواز میں فرحاد سے مخاطب ہوئی۔ تمہاری منگیتر ہے وہ، بچپن سے دونوں ایک ساتھ رہے ہو۔ نہیں تائی امی، بچپن میں یہ سب کچھ نہیں دیکھا تھا جو اب دیکھ رہا ہوں۔ بہتر ہے کہ اس کا نکاح اسی سے کروا دے جس کے ساتھ یہ رات گزارنے گئی تھی۔ نخوت سے سر جھٹکتے وہ انتہائی نفرت سے بولا۔ میر زبیر کو حقیقتاً اپنا سر جھکتا ہوا محسوس ہوا۔ بیٹی کی وجہ سے انہیں آج فرما بردار بھتیجے کا انکار سننا پڑا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی کو ان کے فیصلے سے انحراف کرنے کی جرت ملی تھی، اور وجہ ان کی اپنی اولاد، ان کی بیٹی تھی۔ سب خاموش ہو گئے تھے۔ نورین بیگم فرحاد کے مشورے پر اب بے آواز رو رہی تھی۔ دم سادے بیٹھی اشمیرہ فرحاد کی باتوں پر غصے سے پاگل ہوتی ہوئی ایک لمحے میں ہی اپنی حرکت اور میر زبیر کی موجودگی فراموش کرتے اس کی بھرائی آواز میں قابو پاتے فرحاد کو مخاطب کیا۔ میرے بارے میں یہ سب کہہ کر تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ تم واقعی ایک جاہل انسان ہو، اور تم مجھے کیا ریجیکٹ کرو گے؟ میں تمہیں پہلے ہی ریجیکٹ۔ بکواس بند کر بدبخت۔ اس کی چلتی زبان میر زبیر کی دھاڑ اور پے در پے پڑنے والے 3-4 زبردست تھپڑوں سے بند ہوئی۔ اب کی بار اشمیرہ کا صحیح معنوں میں سر گھوما۔ تھپڑوں سے چہرہ سوج چکا تھا۔ اندر دفع ہو جاؤ اپنی گندی اولاد کو لے کر۔ وہ پوری قوت سے نورین بیگم پر دھاڑے۔ وہ دہل کر ان سے دور ہوئی اور سرعت سے اشمیرہ کی طرف لپکی۔ اسے اپنے ساتھ زبردستی کمرے میں لے جانے لگی۔ فرحاد نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب میرا فیصلہ سن لے سب۔ اسے اب میں کتوں کے آگے پھینک دوں گا، پر اس انسان کے حوالے نہیں کروں گا۔ جیسے کل میری مرضی سے شادی ہو رہی تھی، ابھی میری مرضی چلے گی۔ جسے اعتراض ہے وہ میرے سامنے آئے۔ کمروں کی طرف جاتے دونوں ماں بیٹی نے ان کی گرجدار آواز سنی۔ وہ باقاعدہ نورین بیگم سے سنا رہے تھے۔ مشمیرہ کے قدم بے جان ہونے لگے۔ نورین، آئندہ مجھے اس کی شکل نظر نہیں آئے۔ موبائل چھین لو اس کا، کھانا پینا بند کر دو۔ وہ چنگھاڑے تھے، ایک ساتھ اتنا سب کچھ ہونا، مرضی جانے بغیر فیصلے، اتنے بڑے الزامات، اور اس پر اتنی بڑی مار وہ نازک جان برداشت نہ کر پائی۔ نورین بیگم کے بازوؤں سے نکل کر پورے قد سے زمین پر ڈھہ گئی۔ ان کی چیخ نما پکار پر سب نے مڑ کر دیکھا، اور کوئی تو اپنی جگہ سے ہلا تک نہ تھا، البتہ چچا اور واصف کو اس کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ اسپاٹ انداز میں بولے، اگر کسی نے اس بدذات سے کوئی ہمدردی کی تو یاد رکھنا میں لحاظ نہیں کروں گا۔ دونوں کے قدم تھم گئے۔ واصف تو ویسے بھی گھر کا فرد نہ تھا، اس کا لحاظ تو وہ کسی طور نہ کرتے۔ اشمیرہ کی حالت پر وہ خود کو روک نہ سکا تھا، مگر اب رک گیا تھا۔ اشمیرہ کی بھلائی بھی اسی میں تھی کہ وہ خود کو اس معاملے سے دور ہی رکھتا۔ نورین نے ایک نظر سب پر ڈالی، پھر شوہر کو دیکھا جو انتہائی کٹھور لگ رہا تھا۔ منہ پھیرے کھڑے وہ کہیں سے اشمیرہ کا باپ نہیں لگ رہا تھا۔ آخر خود ہی گرتے پڑتے وہ اشمیرہ کو اس کے کمرے میں لے جانے لگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو سب یہاں ہوا ہے وہ تم اپنے تک محدود رکھو گے۔ میر زبیر یک ٹھنڈے انداز میں واصف سے مخاطب ہوئے۔ ان کا انداز پابند کرنے جیسا تھا۔ واصف ان کا طریقہ خوب سمجھتا تھا۔ پلیز انکل، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ پہلے کسی معاملے میں نہیں کیا، مگر کم سے کم اس معاملے میں کر سکتے ہیں۔ تحمل سے ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ نہ جانے انہیں ایک ساتھ کتنے ہی معاملات کا حوالہ دے گیا تھا۔ میر زبیر لہجہ بھر کو ٹھٹکے۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں یقیناً انہیں زرمین کے لیے بھیجا جانے والا پرپوزل رد کرنے کا حوالہ دے رہا تھا۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ یہ لڑکا بس اسی لیے انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ بات بات پہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ان کی زرمین کا ذکر لازمی کرتا تھا۔ اس کا کندھا ذرا سا تھپکتے ہوئے انہوں نے ہنکارا بھرا، چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ واصف خود بھی سپاٹ سا ہو گیا، جانے اسے کون کون سا خسارہ یاد آیا تھا۔ فرحاد، میر عمیر اور یا کسی بھی تیسرے کی طرف دیکھے بغیر وہ تیز قدموں سے نکلتا چلا گیا۔ آج زرمین کے علاوہ اشمیرہ کی حالت پر بھی اس کا دل بے حد بوجھل ہو گیا تھا۔ اپنا پرپوزل ریجیکٹ کیے جانے پر زرمین کا رونا، کچھ دن پہلے اشمیرہ کی باتوں پر اس کا رونا، اور آج اشمیرہ کا سسکنا تڑپنا، وہ خود کو اگر امبار محسوس کر رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے بھاری ہوتا سر سٹیئرنگ پر گرا دیا۔ آج کا دن کتنا مشکل تھا۔
चंद सेकंड बाद उसे कोई बड़ी तेजी से अपने साथ फ्रंट सीट पर बैठता हुआ महसूस हुआ। वो बगैर देखे भी उस वजूद को पहचानता था। धोखने की मानद उसकी तेज चलती सांस, उसकी बेचैनी का मुंह बोलता सबूत थी। वासिफ को कोफ्त हुई। अपनी ज़हनी हालत की वजह से कम इस वक्त वो किसी का सामना नहीं करना चाहता था। उसका तो बिल्कुल भी नहीं। पर अब वो यहाँ क्या लेने आया था? वासिफ, तू अंदर क्यों गया था? अंदर क्या हुआ है यार? तू इतनी देर से क्यों आया? अशमीरा ठीक तो है ना? रात की खामोशी को उसकी परेशान सी आवाज ने चीरा। सवाल पर सवाल करता वो इतनी परेशानी में भी वासिफ को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। तो वो उससे बाकी मामला जानने आया था। इतनी देर तक उसकी मीर हाउस में मौजूदगी की वजह जानने आया था। बड़ी तेजी से उसने वासिफ को कॉल मिलाई। हेलो वासिफ, अभी इसी वक्त मीर हाउस जा। अशमीरा का दिमाग खराब हो गया है यार। उसका लहजा टूट फूट का शिकार था। तेजी से मुख्तसर बात बताता वो वासिफ को भी परेशान कर गया था। ओके, मैं अभी घर ही जा रहा हूँ। उनके घर से कम ही फासले पर हूँ। चंद मिनट बाद वासिफ ने गाड़ी मीर हाउस के बाहर रोकी। सरहद से अंदर बढ़ने लगा मगर कदम लॉन के सामने ही रुक गए। शारम यार, अशमीरा तो मेरे सामने लॉन में ही बैठी है। लॉन में रखी कुर्सियों में से एक पर उसे बैठे देखकर वासिफ ने फौरन से मतला किया। जवाब जो अब तक लाइन पर था। शुक्र है। वो जो जले पैर की बिल्ली की तरह ऑफिस में चक्कर काट रहा था, वासिफ की इत्तला सुनकर कुर्सी पर ढह सा गया। अब वापस जाऊं क्या? वासिफ अब उससे पूछ रहा था। किसी ने भी नहीं देखा था, वो यहीं से वापस जा सकता था। नहीं, उससे बात कर। समझाओ उसे कि जो हो रहा है होने दे, और आने से पहले किसी को उस पर नजर रखने का बोलना। शिकस्ता से अंदाज में बोलता वो वासिफ को पाबंद कर रहा था। किसे कहूँ यार? फरहाद की बहन ही है यहाँ, और वो अशमीरा की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। वासिफ ने पेशानी मसली। इस घर के मकीन तो उसकी समझ से बाहर थे। जमीन को कहना, अम्मी बता रही थी वो वही है। पहली दफा कोई इत्ला उसे शारम की तरफ से मिली। इस नाम पर दिल तेजी से धड़का था उसका, जिसे उसने सख्ती से डपट दिया। अच्छा, फिर बात करता हूँ। नहीं, कॉल मत रखना, मुझे सुनना है उसे। वो कॉल रखने लगा जब शारम बेताबी से बोल उठा। वासिफ ताज्जुब से सर हिला गया। मतवाजन चाल चलता वो अशमीरा के सामने वाली कुर्सी पर जा बैठा। मोबाइल दरमियान में मौजूद टेबल पर रखते हुए उसने गला खंकार कर उसे मुखातिब किया। कैसी हो अशमीरा? वो जो न जाने किन सोचों में मगन थी चौंक गई। सर उठाकर वासिफ की तरह देखा तो अब की बार वासिफ चौंक गया। ये वो अशमीरा तो नहीं थी जिसे एक महीने पहले वो छोड़कर गया था। आंखों के गिर्द नुमाया हल्के, पपूते बुरी तरह सूजे हुए थे। खाली आंखें, मुरझाया चेहरा। वासिफ को हकीकतन सदमा हुआ। उसके दिल ने आज फिर इकरार किया था। मोहब्बत वाकई कहीं का नहीं छोड़ती। अगर वहां शारम इसकी मोहब्बत में तड़प रहा था, तो यहाँ वो भी अपनी मोहब्बत के लिए कड़ा इम्तिहान दे रही थी। अब वो कहते हैं गंदा और ढीठ खून हूं, और बेगैरत भी कहते हैं। जख्मी सा मुस्कुराते वो कुछ तवक्कुफ से बोली तो आसिफ मतवज्जो हुआ। फरहाद जब नजर आए, कहता है जितनी जिल्लत हुई है तुम्हारी वजह से हमारी, अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए, मगर काफी बेशर्म वाकया हुई हो। फरहीन अलग कोसती है और चची अलग। अब आप बताएं, कैसी हो सकती हूँ? उसके चेहरे पर मजरूह सी मुस्कुराहट थी। अपनी जात का, अपनी मोहब्बत का और अपनी इज्जत का तमस्खर उड़ाती सहरीली मुस्कुराहट। यहाँ वासिफ को अफसोस हुआ तो वहां अपने दफ्तर में बैठे सब सुनते शारम का दिल जख्मी हुआ था। मुझे एहसास है इस बात का कि सब गलत कर रहे हैं। गलती चाहे बड़ी है, मगर माफ कर देना चाहिए। वासिफ का अंदाज समझाने वाला था। लेकिन लोग माफ नहीं करते हैं अशमीरा। माफ करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। आप ठीक कह रहे हैं। भला वो इस बात से इनकारी हो सकती थी? ये हाथ में क्या है? वासिफ ने उसके हाथ में मौजूद गुलाबी सी डबिया देखकर पूछा। ये ट्रैंकुलाइजर्स हैं। बड़े सादा से अंदाज में उसने जवाब दिया। उधर शारम इस्तराबी कैफियत में फिर से उठ खड़ा हुआ था। क्या करोगी इसका? वासिफ ने भी उसी सादगी से अंदाज से पूछा था। खुदकुशी करने का जहन बना रही। बड़े ही पुरतमाद अंदाज में बगैर डरे, बगैर घबराए उसने इंकशाफ किया। ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोशिश करने लगी थी, हिम्मत ही नहीं हुई। वासिफ की उड़ी रंगत देखकर भी उसका अंदाज हनूस था। फिर खोखली सी हंसी हंसते उसने वासिफ की मालूमात में इजाफा किया। आप मैंने आपको बताया तो है। अब वो कहते हैं मैं बहुत ही ढीठ हूँ। वासिफ नए सिरे से अफसुर्दा हो गया, जबकि शारम के दिल पर घूंसा पड़ा था। सब इतना बुरा भला कहते हैं, तुम्हारा दिल नहीं चाहता इनसे दूर चली जाओ? चंद लम्हे खामोशी के बाद वासिफ ने पूछा तो वो स्पाट अंदाज में बोली। दिल चाहता है तो मरना चाहती हूँ ना।
दूर जाने के लिए मरना ज़रूरी तो नहीं है। वासिफ वासिफ अब उसकी तरफ झुककर कुछ राज़दारी से बोला, तुम खामोशी से निकाह कर लो। रुखसती हो जाएगी तो खुद ब खुद इनसे दूर चली जाओगी। आप यकीनन मज़ाक कर रहे हैं। अश्मीरा ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। आज वो पागल क्यों लग रहा था? नहीं, मैं संजीदा हूँ, वासिफ ने शाइस्तगी से बताया। अच्छा, तो आप ये बताएं, आपने क्यों अब तक शादी नहीं की? अचानक वो बात का रुख 180 के ज़ाविये में बदल गई। वासिफ एक लम्हे को गड़बड़ाया, फिर संजीदगी से बोला, लड़की नहीं मिली मुझे। लड़कियां तो बहुत हैं। आप ये कहें कि पसंद की नहीं मिली। अश्मीरा ने दिलचस्पी से तबसरा किया। ऐसा ही समझ लो। वासिफ ने हाँ में हाँ मिलाई। और कर भी क्या सकता था? तो मुझे भी पसंद का लड़का नहीं मिल रहा। कुछ तवक्कुफ के बाद स्पार्ट अंदाज में बोलते हुए पीछे होकर कुर्सी की पुष्ट से टिक गई। शारम का दिल जख्म जख्म हुआ था। वो बरमला नापसंदीदगी का इजहार कर रही थी। अगर यही सब उसके सामने आकर भी करेगी तो यकीनन मामला संगीन नोयत इख्तियार कर जाएगा। वो सोचकर रह गया। शारम अच्छा लड़का है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। वहां वासिफ इसके हक में बोल रहा था। "हम्म, जानती हूँ, अपने दोस्त को तो आप अच्छा ही कहेंगे। इस्तेज़ाई अंदाज में बोलते हुए उसकी दलील को अश्मीरा ने एक सेकंड में रद्द किया था। अभी उन्हें पता चले उसमें से कुछ जो मेरी जिंदगी में हुआ है, तो एक पल न लगे इनकार करने में। वो भी फरहाद की तरह कहेंगे सब। वो कितनी अनजान और नादान थी, इसका उसे 1% भी अंदाजा नहीं था। अल्लाह ने उसके लिए बेहतरीन लिखा था और वो मामूली शख्स के लिए हर नेमत से मुंह मोड़ रही थी। ए अपनी बेखबरियों में उस बेहतरीन की मुनकर हो रही थी। हाँ, जल्द उस पर भी उसका कड़ा हिसाब लिया जाना था। अच्छा, जो भी हुआ है तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी। ये मुझे दो। वासिफ ने हार मानी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शारम के आगे मान लिया करता था। अश्मीरा ने एक नज़र उसके इशारे के ताक़ुब में देखा, फिर बड़ी ही शराफत से वो डिब्बी वासिफ को पकड़ा दी। शाबाश, तुम अच्छी लड़की हो। गुलाबी डिब्बी अपने मोबाइल के करीब रखते हुए मुस्कुराते हुए समझाने लगा। अपनी तरफ से तुमने बहुत कोशिश की अपने हक के लिए, मगर नाकाम हो गई। अब एक दफ़ा अल्लाह के फैसले में भी राज़ी होकर देखो। इस दफ़ा सच सब अच्छा होगा। ट्रस्ट मी। वो आखिर तक मुस्कुराता रहा। आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। काश मुझे जो लड़का मिला वो आप जैसा होता। अश्मीरा ने सराहा। दूसरी तरफ शारम का खून खोल गया। उसे शारम के अलावा हर कोई ही अच्छा लगता था। अश्मीरा की बात पर शारम के तासुरात तसव्वुर करता वासिफ मुस्कुराहट दबा गया। जरी ने अच्छा नहीं किया आपके लिए स्टैंड ना लेकर। आप जैसा लड़का तो किसी का भी आइडियल हो सकता है, मगर जरी ने आपको खो दिया। वो अब ताज्जुब से बोल रही थी। अश्मीरा, उसके नाम की तंबीही पुकार पर वो दोनों चौंक गए। अश्मीरा ने मुड़ अश्मीरा ने मुड़कर बस एक नज़र पीछे खड़ी ज़मीन पर डाली, फिर सर झटक गई। आप मेरी बहन को भड़का रहे हैं? वासिफ जो खोया सा उसकी तरफ देख रहा था, उसके सदमे से चूर आवाज़ और शिकवा करती आंखों पर सरहद से खड़ा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है ज़री, मैं तो बस ज़रमीन नाम है मेरा। वो ख्वामख्वाह ही सफाई देने लगा जब ज़रमीन सख्ती से बात काट गई। वासिफ भाई, वो जो इन दोनों के एक दूसरे के मुकाबले देख रही थी, अपनी जगह से उठते वासिफ से मुखातिब हुई। अम्मी के पास और भी हैं। वासिफ की इस्तेफामिया निगाह उस पर टिकी देखकर ज़रमीन भी अश्मीरा की तरफ देखने लगी। ट्रैंक्विलाइजर्स। ज़बान दांतों तले दबाए उसने कहा और तेजी से निकलती चली गई। वासिफ और शारम दोनों को चंद सेकंड लगे थे उसकी बात समझने में, जबकि ज़रमीन इस लफ्ज़ पर परेशान हुई। क्या क्या बात हो रही है? नासमझी से उसकी तरफ देखते पूछा तो वासिफ ने मुख्तसरन कुछ बात बता दी। इतना सा ही सुनकर ज़रमीन रोने लगी थी। आपको कैसे पता? कुछ तवक्कुफ के बाद उसने पूछा। मुझे शारिम ने बताया। वासिफ ने बगैर सोचे समझे कहा। इतने अरसे बाद ज़रमीन उसके रूबरू थी। सोचने समझने का वक्त था भला? क्या? अश्मीरा शारम से? ज़रमीन को झटका लगा। दूसरी तरफ शारम दांत पीस कर रह गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी गलती समझ आई तो उसने फौरन नफी की। वो अश्मीरा ने सारा को बताया था और पुरानी गलती को सुधारने के लिए एक दफा फिर उसने इंतहाई गलत जवाब दिया। व्हाट? शारम की बहन सारा? अश्मीरा का सारा से कांटेक्ट है? सरमीन के लिए झटका पहले से भी बड़ा था। उसकी सांस फूलने लगी थी। ओह नो! वासिफ बुरी तरह गड़बड़ाया। वो असल में ज़री
ایک جھوٹ پر 100 جھوٹ بولنے سے بہتر تھا وہ ایک سچ ہی بتا دیتا۔ اگر میں تم سے کچھ شیئر کروں جو کہ صرف اشمیرا کی بھلائی کے لیے ہو، تو کیا تم اسے ہمیشہ اپنے تک رکھو گی؟ اپنے آفس میں بیٹھے شارم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی میر ہاؤس جا کر واصف کا گلا دبا دیتا یا اشمیرا کے لیے ٹرینکولائزرز اسے سارے کے سارے ٹھسوا دیتا۔ کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے رازداری پر سے پوچھنے پر زرمین کو اور تشویش ہوئی۔ بیٹھو۔ اشمیرا والی نشست پر اشارہ کرتا وہ بیٹھ گیا۔ ٹیبل پر رکھے موبائل کو دیکھا تو اپنی شامت نظر آئی، لیکن اب کوئی چارہ نہ تھا۔ زرمین کو بتانے کا فیصلہ تو وہ کر چکا تھا۔ اس نے موبائل لے کر کال کاٹ دی اور اب الفاظ بننے لگا۔ بیٹھ جاؤ زرمین، زیادہ وقت نہیں لوں گا تمہارا۔ اسے ہنوز کھڑے ہچکچاتے دیکھ کر واصف نے تحمل سے کہا۔ کچھ سوچتے وہ بیٹھ گئی۔ واصف نے زارب سے شروع ہونے والی داستان سے لے کر زمل فاطمہ تک اور زمل فاطمہ سے شارم تلال تک کی تمام کہانی اس کی گوش گزار دی۔ او خدایا! زرمین تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے زارب کا تو ویسے ہی ایک آنکھ پسند نہیں تھا، مگر شارم ضرور اس کی نظر میں ہیرو بنا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ شارم کی یہ حقیقت جب اشمیرا کو پتہ چلے گی تو وہ کتنا ٹوٹے گی۔ کیا کریں اس لڑکی کا؟ زرمین تو بس اشمیرا کی فکر کی تھی۔ شارم والا معاملہ وہ سمجھ گئی تھی اور اندر کہیں اشمیرا کے لیے خوش بھی تھی۔ واصف جانتا تھا وہ سمجھ جائے گی۔ دھیان رکھو اس کا۔ زرمین اس کی طرف دیکھنے لگی جو اپنے دوست کی محبت کی خاطر کیا کیا کر رہا تھا۔ کم سے کم جمعے تک ہر وقت اس کے آس پاس رہو۔ رات کو بھی اس کے کمرے میں رہا کرو۔ وہ نہیں مانتی تو پیار سے، نہیں تو زبردستی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا مت چھوڑو۔ باقی بعد میں خود ہی شارم سنبھال لے گا سب۔ پہلے بھی سنبھالتا رہا ہے۔ شارم واقعی اسے چاہتا ہے؟ اس کے اتنے تفصیلی انداز پر اسے جیسے شارم کی محبت پر بے یقینی سی ہوئی تھی۔ واصف نے سر ہلایا۔ وہ سب ٹھیک کر دے گا نا؟ بھری آنکھوں سمیت وہ پھر سوالیہ ہوئی۔ مجھے بھروسہ ہے اس پر۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ واصف کے ٹھوس انداز پر اس نے زیر لب دعا کی، پھر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے میں چلتی ہوں اب۔ رکو ذرے۔ اسے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے دیکھ کر واصف نے پکارا۔ وہ رکنا نہیں چاہتی تھی مگر نہ جانے کیوں رک گئی۔ پھر کچھ توقف کے بعد پلٹی۔ اشمیرا نے خضر کے متعلق جو بھی کہا وہ اگر سچ ہے تو تمہیں ان انکل کو بتا دینا چاہیے، کیونکہ ایسے تعلق سے خود کو سزا دے رہی ہو۔ خضر کی حقیقت تو وہ اپنے سائے سے چھپا کے رکھتی تھی، نہ جانے کیسے اشمیرا پر آشکار ہو گئی، اور اب اس کی وجہ سے واصف اور فرحاد بھی اس روز جان گئے تھے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اس نے سختی سے کہا۔ واصف نے شکوہ کرتی ناراض نظر اس پر ڈالی۔ سرمین نظریں چرا گئی۔ جو ہوا اسے بھول جائیں، اب تو وہ سب ماضی ہو گیا۔ 8 ماہ گزر گئے ہیں، سب آگے بڑھ گئے، مگر آپ وہیں رکے ہیں۔ پلیز آگے بڑھ جائیں، کیونکہ ایک جگہ رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہیں رکے اب کی بار دھیمی لہجے میں کچھ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اس پر غور کریں۔ آنٹی کی ڈیتھ کے بعد عاصم اور کنزا دونوں اکیلے ہوں گے۔ عاصم تو پھر بڑا ہے، مگر آپ کو چاہیے تھا کہ کنزا کی خاطر ہی جلدی اپنی زندگی میں کسی کو لے آتے، مگر آپ فرحاد کے ساتھ پاکستان ہی چھوڑ گئے۔ اس نے یہ شکوہ کر ہی ڈالا۔ آصف نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے حالات سے بے خبر تو نہ تھی۔ اندر کہیں خوشی ہوئی۔ اس کے تاثرات دیکھتی وہ اب اپنا انداز بدل کر سپاٹ انداز اپنا گئی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی آپ پر کہ اتنے مشکل وقت میں آپ کنزا اور عاصم کو سنبھالنے کی بجائے اکیلا چھوڑ کر انہیں چلے گئے۔ عاصم تو بڑا ہے، لڑکا ہے، خود کو سنبھال سکتا تھا، دوستوں میں رہ کر، گھوم پھر کر، مگر کنزا بچی ہے۔ مجھے اس کے لیے بہت افسوس ہوتا ہے۔ گھر سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ میری بات پر غور کیجیے گا۔ وہ تسلی سے یہ سب کچھ کہہ کر اس کے جواب کی منتظر تھی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ واصف شادی کر لے، اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے، مگر واصف بولا بھی تو بس اتنا، مشورے کا شکریہ، چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ مسکرایا، ایک نرم نگاہ اس پر ڈالی اور سرحد سے نکل گیا۔ پیچھے زرمین اس کی نگاہ کے حصار سے نکلتے شرمندہ سی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اب واصف کا خیال بھی گناہ تھا، اسے بس اشمیرا کا خیال رکھنا تھا۔